हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू जे क्लासी मेरठ। मेरा नाम है शिवांश एंड मैं आज बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ चुका हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की वन शॉट वीडियो। तो जैसे कि हम सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैं ऑलरेडी बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑलरेडी 4 वन शॉट वीडियो ला चुका हूँ, जिनमें मैंने हर सिंगल वन शॉट वीडियो के अंदर सिंगल यूनिट को कवर किया हुआ है। यूनिट 1, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ की ऑलरेडी वन शॉट वीडियो में ला चुका हूं। एंड इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 5 इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग की वन शॉट वीडियो। सो जो आज की वन शॉट वीडियो है, हम उसमें कंप्लीट यूनिट 5 का जितना भी सिलेबस है उस सारे सिलेबस को कवर कर रहे होंगे। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बीटेक कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है फोर्थ सेमेस्टर का, उसमें यूनिट 5 है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग। सो आज की इस वन शॉट वीडियो में कंप्लीट सिलेबस यूनिट 5 का कवर कर रहे होंगे एंड इसी के साथ आज हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो रही होगी। सो आज की वीडियो हेल्पफुल होने वाली है बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्जाम्स आ रहे हैं, साथ ही साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नॉर्मली किसी भी इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाता है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट क्या होता है, डिस्क शेड्यूलिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जो है जो इंटरव्यू पूछे जाते हैं, साथ साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। तो ज्यादा देर ना करते हुए फटाफट से आज की इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बट आज की इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जे क्लासी मेरठ के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। साथ साथ आप एक प्यारी सी कमेंट करके बताइएगा कि आज तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वन शॉट वीडियो की सीरीज कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। जो भी आपका फीडबैक है वो जरूर बताइएगा एंड कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो फटाफट से आज इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिट 5 इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग की वन शॉट वीडियो। सो सबसे पहले देखेंगे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए तो काफी सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें देखे हैं। प्रीवियस ईयर में यूनिट 5 से काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, इनपुट आउटपुट सिस्टम्स के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी यूनिट 5 के ऊपर आए हुए हैं, तो सभी क्वेश्चंस को ध्यान देकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स क्या होते हैं। सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर। तो हमारी यूनिट का नाम ही क्या है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। सो जब हम इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है एंड स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है। उसके बाद हम समझेंगे कि मैनेजमेंट इसका क्या होता है, राइट। सो अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसेस की, सो इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, हम सबको पता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है। देखो, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको इनपुट डिवाइसेस के बारे में नहीं पता होगा या आउटपुट डिवाइसेस के बारे में नहीं पता होगा या आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, मान लिया आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपके लिए वीडियो वर्जन होने वाली है। बट कहना ही मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आपने थोड़ी बहुत मेहनत की हुई है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। ठीक है, डेफिनेशन आप खुद ही लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है या जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस है उन सबको मैं आपको समझाऊंगा, बाकी आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, सो इनपुट डिवाइसेस जैसे कि आप सभी जानते हैं, इनपुट डिवाइस वो सभी डिवाइसेस होती है जिनकी हेल्प से हम कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं। कोई भी एक इनपुट देने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं वह इनपुट डिवाइस कहलाती है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक, कैमरा एक्सेट्रा। सो कीबोर्ड क्या होता है वो आपको पता है, जहाँ पे इस तरह का कुछ कीबोर्ड होता है, जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं। कीबोर्ड क्या काम करता है, कीबोर्ड हेल्प करता है कंप्यूटर को टेक्स्ट इनपुट करने के लिए। माउस क्या होता है, राइट। सो इस तरह का एक माउस होता है, ये क्या करता है, माउस स्क्रीन पर जो इस तरह का कर्सर होता है, ये मॉनिटर है, आउटपुट डिवाइस है, इसके ऊपर जो एक कर्सर होता है
इसको इसकी मतलब माउस की हेल्प से इस कर्सर को जो है आगे पीछे मूव कर सकते हैं। स्कैनर आपको पता है किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम स्कैनर यूज करते हैं। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होगा कि क्या कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। सो अब इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आप मुझे देख पा रहे हैं, आप ये लेक्चर देख पा रहे हैं, वन शॉट वीडियो देख पा रहे हैं, साथ साथ आप जैसे मुझे देख पा रहे तो मुझे सुन भी पा रहे हैं। कैसे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज़ पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं माइक होगा, कोई ना कोई कैमरा सेटअप होगा। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक माइक लगा हुआ है। तो ये माइक क्या कर रहा है? इनपुट का काम कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है और आप तक भेज रहा है। तो माइक इस टाइम पर क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हैं, विजुअल्स देख पा रहे हैं, यहाँ पर बोर्ड देख पा रहे हैं, तो कैमरे की हेल्प से देख पा रहे हैं। तो कैमरा क्या हो गया? एक तरह से इनपुट डिवाइस हो गया। सिंपल है। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। अब आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिनकी हेल्प से कंप्यूटर हमें कुछ आउटपुट देता है। ठीक है, कैसे? अगर मॉनिटर की बात करें, सो यहाँ पे इस तरह का मॉनिटर है। मॉनिटर पे जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं तो ये आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, आपको उसकी हेल्प से आउटपुट मिल रहा है। प्रिंटर, आपने कोई प्रिंटिंग के लिए कमांड दी, आपको प्रिंटिंग मिल रहा है, तो एक प्रिंटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस हो गई। स्पीकर, आप सुन पा रहे हैं किसी चीज़ों को तो स्पीकर की हेल्प से सुन पा रहे हैं। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल फिर से लेते हैं। मान लीजिए अभी आप वीडियो देख पा रहे हैं, आप देख किस चीज़ पर रहे होंगे? तो मोबाइल पर देख रहे होंगे, टैबलेट पर देख रहे होंगे, या लैपटॉप या कंप्यूटर पर आप देख रहे हैं। तो जिस डिवाइस की हेल्प से आप देख रहे हैं वो आपके लिए एक आउटपुट डिवाइस हो गई। आप जिस डिवाइस की हेल्प से मुझे सुन पा रहे हैं, या तो आप डायरेक्ट मोबाइल के स्पीकर से सुन रहे होंगे, या आपने ईयरफोन लगाई होगी, या आपने नेक बैंड, कोई भी डिवाइस आपने स्पीकर वाला लगाया होगा, तो स्पीकर क्या हो गया? आपके लिए एक आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है। नाउ स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड डिस्क, एसएसडी, यूएसबी ड्राइव। जैसे मेमोरी को, किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, परमानेंट स्टोर करने के लिए जिन डिवाइसेस का हम यूज करते हैं वो सब हमारी स्टोर डिवाइसेस होती है। जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव या यूएसबी ड्राइव। तो ये सब होती है हमारे डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए। नाउ इनपुट आउटपुट सब सिस्टम्स, पार्ट ऑफ द ओएस रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। सो इनपुट आउटपुट सब सिस्टम क्या है? एक ओएस का पार्ट है जो रेस्पॉन्सिबल है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं? इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स, इंटरप्ट हैंडलर, डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस देखेंगे हम, एंड सिस्टम कॉल इंटरफेस। तो ये सब कुछ पार्ट होते हैं इनपुट आउटपुट सब सिस्टम के। इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या करता है? एक ओएस का पार्ट है जो क्या करता है? इनपुट आउटपुट के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज करता है। इसके अंदर इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स आते हैं। अब मान लीजिए आप कोई भी कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो आपकी सीपीयू को नहीं पता कि इस कीबोर्ड को कैसे टास्क परफॉर्म करना है, कौन सा बटन प्रेस करने पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इसके लिए हम ड्राइवर्स यूज करते हैं। इन ड्राइवर्स की हेल्प से ही आपके सिस्टम को पता होता है कि अब किस बटन के दबाने पर, किस बटन के प्रेस करने पर मुझे क्या टास्क परफॉर्म करना है। इंटरप्ट हैंडलर्स, इंटर हो जाता है कोई उसको हैंडल करने के लिए, डीएम में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के लिए, एंड सिस्टम कॉल इंटरफेस प्रोवाइड करता है कौन? इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। राइट। नाउ फंक्शंस क्या है इसके? प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, इन सब के बीच एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एक इंटरफेस एक तरीके से आप ब्रिज कह सकते हैं। मान लीजिए ये डिवाइसेस है। अब डिवाइसेस है तो डिवाइसेस क्या होगा? हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या करता है? इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या करता है? इन दोनों के बीच में एक क्या कर रहा है? ब्रिज का काम कर रहा है। इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने का काम कर रहा है। जैसे इनपुट आउटपुट ड्राइवर्स जिन्हें हमने अभी देखे, ये सब क्या करते हैं? हमारे इन दोनों को आपस में डिवाइस को और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट कराने में हेल्प करते हैं। राइट। नाउ मैनेजेस डिवाइसेस कम्युनिकेशन एंड डेटा ट्रांसफर। डिवाइस कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं, आपस में डिवाइस कम्युनिकेशन जो कि उनको मैनेज करते हैं, डेटा ट्रांसफर को मैनेज करते हैं। हैंडल डिवाइस फेलियर्स एंड एरर। कोई डिवाइस फेलियर हो जाता है या कोई एरर आती है उसको भी मैनेज कौन करता है? इनपुट आउटपुट
सब सिस्टम इनको मैनेज करते हैं, राइट। नाउ इनपुट आउटपुट बफरिंग, डेफिनेशन देखते हैं इनपुट आउटपुट बफरिंग क्या होता है। बफरिंग इज द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा इन मेमोरी while transferring data between CPU and input output devices. So buffering is the temporary storage of data in memory. Buffering क्या है, टेम्परेरी किसी मेमोरी में डेटा को स्टोर करना ही बफरिंग कहलाता है। एक बफर पार्ट होता है मेमोरी का, उसके अंदर जब हम कोई डेटा को स्टोर कर लेता है, कब, जब ट्रांसफर कर रहे हैं CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में हम डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो उसके बीच में हम बफर यूज करते हैं, जिससे जैसे हमने इनपुट आउटपुट कोई टास्क परफॉर्म किया तो वह पहले बफर में आ जाएगा, बफर के बाद वो CPU में जाएगा, ठीक है। टाइप क्या क्या होता है, सिंगल बफरिंग, डबल बफरिंग एंड सर्कुलर बफरिंग। अब सिंगल बफरिंग क्या होता है, वन बफर यूज, डिवाइस मस्ट वेट इफ बफर इज बिजी। सिंगल बफरिंग में हम सिंगल बफर यूज करते हैं, एक बफर यूज करते हैं। अब डिवाइस क्या करें, डिवाइस मस्ट वेट इफ बफर इज बिजी, अगर ये बफर बिजी है तब डिवाइस को वेट करना होगा नया इनपुट आउटपुट के लिए। डबल बफरिंग में क्या करते हैं, टू बफर्स अल्टरनेट बिटवीन इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट के बीच में हम दो बफर यूज करते हैं, एक इनपुट के लिए एंड एक आउटपुट के लिए। सर्कुलर बफरिंग में क्या करते हैं, मल्टीपल बफर यूज इन सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या होते हैं, उस तरीके से हम मल्टीपल बफर्स को यूज करते हैं जिससे सर्कुलर बफरिंग क्रिएट हो जाता है। अब सर्कुलर क्यू क्या है, अगर आपने क्यू के बारे में पढ़ा है, अगर आप क्यू के बारे में जानते तो क्यू क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। क्या करता है ये, फीफो, राइट। तो फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले वो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल क्या है, मल्टीपल हमारे पास बफर्स है। इन सारे बफर्स, अब जब सारे बफर्स बिजी हो जाएंगे तो मान लीजिए B1 है, बफर 1, बफर 2, बफर 3, बफर 4, बफर 5 एंड बफर 6। अब ये सारे बफर्स है, जैसे सारे बफर बिजी हो जाएंगे तभी क्या करेगा, सर्कुलरली काम करेगा। बफर B1 यानी बफर 1 जो है, जैसे उसका काम खत्म हो जाएगा उसके बाद ये क्या करेगा, इसके बाद में कनेक्ट हो जाएगा। ये सर्कुलर क्यू का काम करता है, नहीं एक के बाद एक आगे कंटिन्यू करता रहता है। अब नया जो बफर आएगा वो यहाँ पर तो आएगा, लेकिन इसका टास्क कहाँ पे कंप्लीट होगा, B6 के बाद। फिर B2 कंप्लीट कर लेगा, B2 बाद में कहाँ पे ऐड हो जाएगा, B1 के बाद। ऐसे ही कंटिन्यूसली सर्कुलर वेट में ही गोल गोल ऐसे ही घूमता रहेगा, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर क्यू। एंड सर्कुलर बफरिंग क्या कहलाता है, जब मल्टीपल बफर्स सर्कुलर क्यू की तरह से काम करते हैं, राइट। बेनिफिट्स क्या क्या है, रिड्यूस वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम को रिड्यूस करता है। इंप्रूव्स इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। अलाउ CPU एंड इनपुट आउटपुट टू ओवरलैप, राइट। नाउ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बहुत इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में 100% चांस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। बहुत बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आगे भी ये आने के पूरे चांसेस है। डीएमए के बारे में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डीएमए पढ़ा होगा। यहाँ पे भी हम सेम डीएमए के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है एंड ये क्या है, एक इनपुट आउटपुट सब सिस्टम का एक पार्ट है। सो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है, जिसको हम शॉर्ट में डीएमए बोलते हैं। डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउस पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सो पेरिफेरल डिवाइसेस टू ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी विदाउट डायरेक्ट सीपीयू इंटरवेंशन, राइट। तो डीएमए क्या करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डीएमए क्या करता है, हमें अलाउ करता है, अलाउ पेरिफेरल डिवाइसेस को अलाउ करता है टू ट्रांसफर डेटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी। तो डीएमए क्या करता है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में डीएमए क्या करता है, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनको अलाउ करता है डायरेक्टली मेमोरीज को डेटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी विदाउट डायरेक्ट सीपीयू इंटरवेंशन। सो बिना सीपीयू के जब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसी को डीएमए बोलते हैं। सो डीएमए हमें हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उसको मेमोरी से डेटा लेने के लिए या डेटा देने के लिए बिना सीपीयू के इंटरफेरेंस के, राइट। नाउ दिस सिग्निफिकेंटली improves
सिस्टम परफॉर्मेंस बाय offloading data transfer task from the CPU allowing it to focus on other operations. So अब होगा क्या, डीएमए का फायदा क्या है, जब हमने सीपीयू को अलग कर दिया, अब सीपीयू ये काम नहीं कर रहा, मेमोरी एक्सेस का काम सीपीयू नहीं कर रहा, तो सीपीयू क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे सीपीयू की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी बाय ऑफलोडिंग डेटा ट्रांसफर टास्क फ्रॉम द सीपीयू। जब सीपीयू डेटा ट्रांसफर का काम नहीं करेगा, हमने उसका काम हटा दिया है, तो इससे क्या होगा, अलाउइंग इट टू फोकस ऑन अदर ऑपरेशंस, सीपीयू अदर ऑपरेशंस पर फोकस करेगा। इससे क्या होगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। फिर से समझते हैं डीएमए को। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या करता है, अलाउ करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि जिससे इनपुट आउटपुट डिवाइस से डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सके डेटा ट्रांसफर करने के लिए, जिससे क्या होगा, सिस्टम की या सीपीयू की एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो जाएगी। राइट नाउ व्हाट इट इज, ये है क्या, डीएमए इज ए हार्डवेयर फीचर that enables peripheral devices to access system memory directly. DMA क्या है, हार्डवेयर फीचर है, मतलब कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। डीएमए एक अलग से डिवाइस है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डिवाइस है, हार्डवेयर फीचर है that enable peripheral device to access system in memory directly without involving the CPU in every data transfer. Right? A DMA controller, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, DMA controller. A DMA controller manages the data transfer process freeing the CPU to perform other task. अब कैसे काम कर रहा है, राइट, यहाँ पर अटैच्ड डिवाइसेस है, यहाँ पर क्या है, अटैच्ड डिवाइसेस। अटैच्ड डिवाइसेस का क्या मतलब है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, डीएमए कंट्रोलर, यहाँ पर हमने डीएमए कंट्रोलर यूज कर लिया। अब होगा क्या, यहाँ पर हम डीएमए कंट्रोलर की हेल्प से ये सीपीयू से भी कम्युनिकेट कर सकता है और हम डायरेक्टली मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीपीयू अपने अदर काम करता रहेगा। हम डीएमए की हेल्प से मेमोरी को एक्सेस कर लेंगे। डीएमए कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, ये क्या करेगा, यहाँ पर बस है, इस बस की हेल्प से डेटा ट्रांसफर कर लेगा। ठीक है, अटैच डिवाइस है, डीएमए कंट्रोलर है, डीएमए कंट्रोल क्या कर रहा है, बस की हेल्प से डेटा ट्रांसफर कर रहा है। बस क्या करेगी, मेमोरी के पास जाएगी और वहां पे जाके डेटा ट्रांसफर का काम कर लेगी। सो डेटा यहाँ ऐसे, मतलब डेटा का जो फ्लो होगा कैसे होगा, डेटा ऐसे फ्लो होगा, राइट, और ऐसे ही वापिस चला जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर ये वाला पॉइंट। आगे बढ़ते डीएमए के बाद हाउ इट वर्क्स, कैसे काम कर रहा है डीएमए, how it works. Initiation, the CPU initiates a DMA transfer by specifying the source. Example, a disk drive, destination, memory, and the amount of data to be transferred. So the CPU initiates a DMA transfer by specifying the source and destination and the amount of data to be transferred. Control कैसे होता है, the DMA controller takes control of the memory bus and handle the data transfer directly between the CPU peripheral and memory. जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर बस की हेल्प से डीएमए ने किया, बस का कंट्रोल अपने पास ले लिया, बस की हेल्प से ही डेटा का ट्रांसफर यहाँ पर हो रहा है डीएमए की हेल्प से। राइट, नाउ कंप्लीशन, वंस द ट्रांसफर इज कंप्लीट द डीएमए कंट्रोल सिग्नल्स द सीपीयू। जैसे ही डीएमए का काम कंप्लीट हो जाएगा, डीएमए कंट्रोलर का टास्क परफॉर्म हो जाएगा, डीएमए एक सिग्नल जनरेट करेगा सीपीयू को कि मेरा काम कंप्लीट हो गया है, अब सीपीयू अपना अलग से काम कर सकता है। राइट, नाउ बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स है इसके, इंक्रीज परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है, फास्टर डेटा ट्रांसफर एंड इंप्रूव्ड मल्टीटास्किंग। कैसे, increase performance by offloading data transfer, DMA reduces CPU overhead and improves overall system responsiveness. जैसे कि हमने अभी देखा कि परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, जब सीपीयू ये काम नहीं करेगा, डीएमए काम करेगा, तो सीपीयू अलग से कुछ और काम कर लेगा, इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
faster data transfer. DMA allows for faster data transfer rates compared to CPU based transfer, especially for large data transfer. क्योंकि CPU को अदर भी काम करने होते हैं, वहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, बट जब हम DMA यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर होता रहेगा. Improved multitasking. The CPU can handle other tasks while DMA is in progress, leading to better multitasking capabilities. राइट, काफी सिंपल है, इसमें कोई ये नहीं कि मैं आपको अब क्लियर करूं. तो जो चीज हमने पढ़ी है वही सब चीजें हैं. नाउ डिस्क स्टोरेज डेफिनेशन. सो डिस्क स्टोरेज रेफर्स टू डेटा स्टोरेज डिवाइसेस दैट यूज मैग्नेटिक और सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी टू स्टोर डेटा परमानेंटली. डिस्क स्टोरेज क्या है? रेफर टू डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. डिस्क स्टोरेज एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जो क्या करते हैं, मैग्नेटिक या सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए. तो डेफिनेशन छोड़ देते हैं, अभी सिंपल वर्ड्स में हम बात करें डिस्क क्या है. जब हमें डेटा परमानेंटली स्टोर करना होता है उसके लिए हम मैग्नेटिक या सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए. सो डिस्क स्टोरेज क्या है? डिस्क स्टोरेज रेफर्स टू डेटा स्टोरेज डिवाइस को रेफर करता है ये दैट यूज मैग्नेटिक और सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी. दो तरह की टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी एंड सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी, जो क्या करते हैं डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के काम आती है. डिस्क स्ट्रक्चर. डिस्क कंसिस्ट ऑफ प्लेटर्स डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. ईच रीड राइट ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी, ट्रांसफर टाइम. छोड़ो, पहले देखते हैं डिस्क स्ट्रक्चर क्या है. So disk consists of platters divided into tracks and sectors. So disk, अगर मैं मैग्नेटिक डिस्क की बात करूं तो इस तरीके से एक पोल होता है, इस पोल के ऊपर बहुत सारी अलग अलग डिस्क होती है. राइट, ये क्या है? ये सब अलग अलग डिस्क है. अगर आपको याद हो अपने बचपन में सीडी देखी होगी, इस तरह की डिस्क होती है, एक पोल के जरिए कनेक्टेड होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लेटर्स बोलते हैं. डिवाइडेड इंटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स. इन प्लेटर्स के ऊपर क्या होते हैं? अब ट्रैक्स होते हैं एंड सेक्टर्स होते हैं. मान लीजिए ये एक प्लेटर है. अब उस प्लेटर के ऊपर, इस प्लेटर के ऊपर क्या होंगे? अलग अलग ट्रैक्स होंगे. उम्मीद है विजिबल होगा आपको. तो इनके ऊपर क्या होंगे? अलग अलग ट्रैक्स होंगे. अब इन ट्रैक्स के अंदर क्या होंगे? अलग अलग सेक्टर होंगे. राइट. सो मैं एक प्लेटर की बात करूं, सो एक प्लेटर के ऊपर क्या होंगे? बहुत सारे ट्रैक्स होंगे. इन ट्रैक्स के ऊपर अलग अलग सेक्टर्स होंगे. तो डिस्क स्ट्रक्चर क्या है? डिस्क स्ट्रक्चर ये है कि जब हम मैग्नेटिक टेप यूज करते हैं, वहां पर बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं, उन प्लेटर्स के ऊपर बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, और उन ट्रैक्स के ऊपर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं. क्या काम करता है? ईच रीड राइट ऑपरेशंस इन्वॉल्व्स. इसकी हेल्प से अब यहाँ पर क्या होगा? एक यहाँ पर पिन टाइप की लगी होती है जो क्या करते हैं? डेटा को रीड करती है, रीड एंड राइट करती है बिट्स की फॉर्म में. ईच रीड राइट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स. क्या क्या इन्वॉल्व करता है ईच रीड एंड राइट ऑपरेशन? सीक टाइम, मूव हेड, रोटेशनल लेटेंसी, वेट फॉर सेक्टर, ट्रांसफर टाइम, रीड एंड राइट. सीक टाइम, मूव हेड. जब एक सेक्टर मूव कर रहा है तो उसको हम सीक टाइम बोलेंगे. रोटेशनल लेटेंसी, वेट फॉर सेक्टर. एक सेक्टर का वेट करने में, मतलब मान लीजिए यहाँ पर हमारा डेटा है, राइट, यहाँ पर डेटा है, ये मूव करेगा, तो इस मूव करने को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल लेटेंसी. एक सेक्टर को मिलना ही क्या कहलाएगा? रोटेशनल लेटेंसी कहलाएगा. ट्रांसफर टाइम, रीड एंड राइट. सो एक्सेस टाइम क्या हो जाएगा? सीक टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम. ठीक है, टोटल एक्सेस टाइम, किसी डेटा को एक्सेस करने वाला टाइम इक्वल्स टू सीक टाइम, मूव हेड टाइम प्लस रोटेशनल लेटेंसी प्लस ट्रांसफर टाइम. सो ये एक फॉर्मूला है, एग्जाम में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकता है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स. राइट, नाउ डिस्क शेड्यूलिंग. अब डिस्क शेड्यूलिंग क्या है? डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट टू मिनिमाइज हेड मूवमेंट एंड एक्सेस टाइम. डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या करते हैं? डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट टू मिनिमाइज हेड मूवमेंट एंड एक्सेस टाइम. डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमें हेल्प करती है या डिटरमाइन करती है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को
ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, जिससे क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा हेड मूवमेंट एंड एक्सेस टाइम, राइट। जिस टाइम की हमने यहाँ पे बात की है हेड मूवमेंट एंड एक्सेस टाइम की, इस टाइम को कम करने के लिए हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। क्लियर है? सो डिस्क शेड्यूलिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS is the process of determining the order in which disk input output requests are serviced, right? So disk scheduling क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन which disk input output request are serviced. So किस ऑर्डर में एक डिस्क इनपुट आउटपुट टास्क को परफॉर्म करने के लिए, रिक्वेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सर्व की गई है। इट एम्स टू ऑप्टिमाइज डिस्क परफॉर्मेंस, ये क्या है? इट एम्स टू ऑप्टिमाइज डिस्क परफॉर्मेंस बाय मिनिमाइजिंग सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी एंड मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट। इसका जो मेन एम है वो है ऑप्टिमाइज डिस्क परफॉर्मेंस। डिस्क परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना। कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? बाय मिनिमाइज सीक टाइम को मिनिमाइज कर रोटेशन लेटेंसी को मिनिमाइज कर एंड बाय मैक्सिमाइजिंग थ्रूपुट, जिससे हमें मैक्सिमम थ्रूपुट मिल सके। सो इस सब काम को करके हमें क्या होगा, हमारी डिस्क की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा ऑप्टिमाइज हो सकती है। एफिशिएंट डिस्क शेड्यूलिंग इज क्रूशियल बिकॉज disk input output is one of the slowest operation in computer system, right? So डिस्क से डेटा को लेना या इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना काफी ज्यादा स्लो प्रोसेस होती है। इसलिए अगर आपको याद हो, जब भी हमें कोई भी हमें अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तब हम उसको कैसे करते हैं? हम सीधे रैम से करते हैं, क्योंकि डिस्क से इनपुट आउटपुट करना काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, राइट। और इसके लिए हमें डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को यूज करना होता है, जिससे हमारा डेटा इजीली एंड फास्टली ट्रांसफर हो सके। नाउ कॉमन एल्गोरिथम्स, कुछ कॉमन एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। यहाँ पर क्या क्या कॉमन एल्गोरिथम्स है जो यूज की जाती है डिस्क शेड्यूलिंग के अंदर। नाउ कॉमन एल्गोरिथम्स, क्या क्या कॉमन एल्गोरिथम्स है? FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। प्रोसेस रिक्वेस्ट इन द ऑर्डर दे अराइव। प्रोसेस क्या करती है? रिक्वेस्ट करती है इन द ऑर्डर दे अराइव। सिंपल टू इंप्लीमेंट बट कैन लीड टू लॉन्ग सीक टाइम्स। ऑलरेडी हम FCFS की बात कर चुके हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की, कि जो प्रोसेस पहले आएगी उसी को, जो पहले प्रोसेस आएगी वो पहले रिक्वेस्ट करेगी एंड उसी को पहले डिस्क मिलेगी, राइट। सो ऑर्डर दे अराइव, सिंपल टू इंप्लीमेंट, आसान है इसको इंप्लीमेंट करना, बट लीड टू लॉन्ग सीक टाइम्स। इससे क्या होगा, हमें सीक टाइम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि मान लो एक प्रोसेस आई, उसको पहले उस पर हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगी उसमें पहले उसको डिस्क शेड्यूल हम करेंगे, उसको हम डेटा ट्रांसफर कराएंगे पहले, तो उससे जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको क्या लगेगा, सीक टाइम काफी ज्यादा लीड हो सकता है। नेक्स्ट वन इज SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में, फोर्थ यूनिट में भी हमने पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब हम क्या पढ़े थे हम लास्ट लेक्चर में? ओके, ऑर्डर लेट इट बी। कल पे हमने चीजें पढ़ी है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वहां पे हमने फीफो के बारे में पढ़ा, वहां पे SSTF, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, select the request that requires the least movement of the disk arm. Select the request that requires the least movement of the disk arm can lead to starvation of some request. So SSTF भी हम यूज कर सकते हैं। थर्ड वन इज स्कैन, एलिवेटर एल्गोरिथम, इसको हम एलिवेटर एल्गोरिथम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको एलिवेटर एल्गोरिथम? द डिस्क आर्म मूव्स, जो डिस्क का आर्म होता है, डिस्क आर्म क्या होता है देखते हैं, राइट। ये जो है जिसके हेल्प से हम इसको रीड कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क आर्म, राइट। सो डिस्क आर्म मूव्स इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव करता है, सर्विसिंग रिक्वेस्ट अंटिल इट रीचेस द एंड, देन रिवर्स डायरेक्शन।
अब इसमें क्या करते हैं हम स्कैन में, एलिवेटर एल्गोरिथम है ये क्या करता है, द डिस्क आर्म मूव्स इन वन डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन मूव करेगा, सर्विसिंग रिक्वेस्ट अंटिल इट इज द एंड, हर मतलब जब तक उसको एंड नहीं मिल जाता तब तक ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट टू सर्व करता चला जाएगा, देन रिवर्स डायरेक्शन, उसके बाद ये उल्टा काम करेगा। मान लीजिए हम उसको एलिवेटर की तरह समझते हैं, यहाँ पर एक बिल्डिंग है, राइट, ये एक बिल्डिंग है जिसमें अलग अलग फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोर की एक बिल्डिंग है। अब एलिवेटर कैसे काम करता है, सबसे पीछे सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर है, राइट, ग्राउंड फ्लोर से पहले जाएगा फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर है, ओके छोड़ो, ये है ग्राउंड फ्लोर। सो ग्राउंड फ्लोर पर है, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर आएगा, फिर जाएगा फर्स्ट फ्लोर पर, फिर सेकंड पर, फिर थर्ड पर, फिर फोर्थ पर, फिर फिफ्थ पर, फिर सिक्स्थ फ्लोर पर जाएगा। तो उसने क्या किया, सभी को सर्विस जो है प्रोवाइड की, रिक्वेस्ट सर्व किया। अब सिक्स्थ फ्लोर पर जाने के बाद ये फिर से वापस आएगा, फिर से नीचे की साइड आएगा, पहले सिक्स्थ से फिफ्थ पे आएगा, फिफ्थ से फोर्थ पर आएगा, फोर्थ से थर्ड पर आएगा, थर्ड से सेकंड पर आएगा, सेकंड से फर्स्ट पर आएगा, एंड फर्स्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आएगा। तो सेम ये क्या करता है, स्कैन एल्गोरिथम में हम यही काम करते हैं कि पहले जो आर्म है वो एक साइड में मूव करेगा, उसके बाद ये रिवर्स मूव करेगा। नाउ फोर्थ वन इज लुक, a variant of scan that only moves as per as the last request in the current direction before reversing. A variant of scan, scan का एक variant है that only moves as per as the last request in the current direction before reversing, right? And fifth one is C scan, circular scan. अब circular scan क्या करता है, similar to scan, scan की तरह ही है, but when the arm reaches the end, जब आर्म जो है, जो इसका आर्म है वो एंड पे आ जाता है, it jumps back to the beginning without servicing request on the return trip. अब ये है तो बिल्कुल स्कैन की तरह ही, बट ये सर्कुलर स्कैन है। सर्कुलर स्कैन क्या करता है, अब स्कैन में क्या होता था कि पहले नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, मतलब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, फिर एंड होने के बाद फिर वापस आएगा। बट सी स्कैन में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्यू है, अब अगर मैं इसको इस तरह से पढ़ा दूं, ये यहाँ पे ऐसा था, मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे अलग अलग फ्लोर है मान लीजिए। अब वहां पर क्या था, एक डायरेक्शन मूव किया, फिर वापस दूसरे डायरेक्शन में मूव किया, बट ये क्या कर रहा है, सी स्कैन क्या कर रहा है, सर्कुलर स्कैन कर रहा है। सर्कुलर स्कैन क्या करता है, पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए। अगर स्कैन होता तो यहीं से वापस जाते, बट सी स्कैन में क्या करेंगे, हम यहाँ से जंप करेंगे, यहाँ से जंप किया, फिर से ये स्टार्ट किया, ठीक है। से सी स्कैन है, डायग्राम से मुझे समझ में आ रहा होगा आपको। एंड सिक्स्थ वन एंड लास्ट वन इज सी लुक, ए वेरिएंट ऑफ सी स्कैन, ये सी स्कैन का एक वेरिएंट है, जबकि सी स्कैन एक स्कैन का वेरिएंट है। दैट ओनली मूव्स एज फार एज द लास्ट रिक्वेस्ट इन द करंट डायरेक्शन बिफोर रिवर्सिंग, जब तक लास्ट रिक्वेस्ट नहीं होती तब तक ये काम करता है, तब तक ये रिवर्स नहीं होता। गोल क्या होता है इसका, मिनिमाइजिंग एवरेज सीक टाइम एंड लेटेंसी, सीक टाइम, एवरेज सीक टाइम को मिनिमाइज करना एंड लेटेंसी को मिनिमाइज करना, यही हमारा गोल है सारी एल्गोरिथम्स का, राइट। अब कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है, कौन सी वर्स्ट है, वो आप खुद समझ सकते हैं। सारी एल्गोरिथम ही बेस्ट है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, जहां पर हमें जिस तरह की एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह के एल्गोरिथम्स का वहां पर यूज कर लेते हैं, राइट। नाउ एक डायग्राम है, सेम से डायग्राम में हमने सारी एल्गोरिथम्स को लिखा हुआ है। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, SS शॉर्टेस्ट, ठीक है, SS स्टेप, ओके, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सी स्कैन, लुक शेड्यूलिंग एंड सी लुक। काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एग्जाम में पूरे चांसेस है इनमें से कोई भी एक एल्गोरिथम आपको देखने के लिए मिल जाएगी, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं फटाफट। रेड, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। डेफिनेशन, RAID is a data storage virtualization technique that combines multiple physical disks into one logical unit for improved performance and data redundancy and reliability.
रेड जिसका फुल फॉर्म होते हैं रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इज ए डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्निक। ये डेटा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन टेक्निक है जो क्या करते हैं, कंबाइन मल्टीपल फिजिकल डिस्क इनटू वन लॉजिकल यूनिट। ये क्या करता है, मल्टीपल फिजिकल डिस्क को, जो अलग अलग फिजिकल डिस्क है उनको एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है एंड डेटा रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी हमें मिलती है। थोड़ा डीपी में जानते हैं इसको। इट इज ए डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी दैट combines multiple physical disk drives into a single logical unit, right? सेम बात है। This is done to improve data reliability, performance और both। ये डेटा रिलायबिलिटी को या परफॉर्मेंस के दोनों के एक साथ अचीव करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं। Essentially, RAID makes the operating system see multiple physical drives as one large single drive, right? अब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर में आपने बहुत सारी ड्राइव्स यूज की हुई है, डिस्क यूज की हुई है। अब जब सीपीयू को क्या करना होगा या ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना होगा, जब आप डेटा इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको सारी डिस्क के ऊपर देना होगा, सारी डिस्क देखनी होगी किस डिस्क में डेटा है, किस डिस्क के अंदर मुझे डेटा को स्टोर करना है। बट जब हम रेड यूज करते हैं जो कि है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये क्या करता है, जितने भी फिजिकल डिस्क है उन सबको एक सिंगल लॉजिकल यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। सिंगल लॉजिकल यूनिट में कन्वर्ट क्यों करता है, जिससे हमारा इंप्रूव परफॉर्मेंस हो सके, डेटा रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी हमें मिल सके। ये क्या करता है, रेड मेक्स द ऑपरेटिंग सिस्टम सी मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स एज वन लार्ज एंड सिंगल ड्राइव। रेड में हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा फील कराते हैं जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लगेगा, ये देखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कि ये क्या एक लार्ज और वन ड्राइव है, मतलब सारी ड्राइव को मिलाकर हमने एक ड्राइव बना दिया, ये एक रेड है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके फुल से पता लग रहा है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अब एरे क्या होता है, सिमिलर टाइप के डेटा का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल डिस्क, जो इंडिपेंडेंट मल्टीपल डिस्क है उनका एक कॉम्बिनेशन है, राइट। नाउ कॉमन रेड लेवल्स, डिफरेंट रेड, अब कॉमन रेड लेवल्स। अब रेड लेवल्स क्या होता है, different RAID levels like RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 offer different combinations of redundancy and performance characteristics। तो अलग अलग RAID के लेवल्स क्या करता है, हमें ऑफर करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ रिडंडेंसी एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन। RAID 0 क्या करता है, स्ट्रिपिंग, हाई स्पीड, नो रिडंडेंसी मतलब कॉपी डेटा, ठीक है। RAID 1 mirroring, full redundancy, less space। RAID 5 stripping with parity, balance performance and fault tolerance। and RAID 10 stripping plus mirroring, high performance and redundancy, right। so redundancy के लेवल क्या, RAID के लेवल क्या करते हैं, redundancy and performance से हमें लेवल बताते हैं, राइट। नाउ बेनिफिट्स ऑफ रेड के क्या क्या बेनिफिट्स है, इंक्रीज रिलायबिलिटी, सो रिडंडेंसी थ्रो मिररिंग और पैरिटी अलाउज डेटा टू बी रिकवर्ड इवन इफ ए ड्राइव फेल्स। तो रिडंडेंसी थ्रो मिररिंग, जब हम मिररिंग की हेल्प से डेटा क्या कर रहे हैं, डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा, रिडंडेंसी होगा। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डेटा डुप्लीकेसी, डेटा ठीक है, डेटा डुप्लीकेसी। सो इससे क्या होगा, रिडंडेंसी हो रही है मिररिंग की हेल्प से और पैरिटी के हेल्प से। सो क्या करेगा, अलो डेटा टू बी रिकवर्ड इवन इफ ए ड्राइव फेल्स। अगर एक ड्राइव खराब हो जाती है, कोई एरर आ जाती है या ब्रेक हो जाती है, उसके बाद हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रिलायबिलिटी हमें इंक्रीज होती है, डेटा को हम फिर से यूज कर सकते हैं, फिर से डेटा हम पा सकते हैं। इंप्रूव परफॉर्मेंस, stripping data across multiple drives can significant speed up data access। Scalability, RAID can be used to create large storage volumes by combining multiple drives, right। काफी इंपोर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ फाइल कॉन्सेप्ट, अब फाइल कॉन्सेप्ट क्या है ये तो आपको पता ही है, बट फिर भी हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि हमारा काम है पढ़ने का, आपका बल्कि आपका काम है पढ़ने का, मेरा काम है पढ़ाने का। फाइल कॉन्सेप्ट क्या होता है,
ए फाइल इज ए नेम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड ऑन डिस्क। फाइल क्या है? एक नेम है किसका? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड ऑन डिस्क। जब एक तरह का डेटा डिस्क के अंदर सेव होता है उसी का नाम एक फाइल है। इट एक्ट्स एज ए लॉजिकल यूनिट फॉर डेटा स्टोरेज। ये ऐसे एक्ट करता है, ऐसे दिखाता है कि ये लॉजिकल यूनिट है डेटा स्टोर करने के लिए। ए फाइल कॉन्सेप्ट रेफर्स टू हाउ द ओएस मैनेजेस एंड ऑर्गेनाइज डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। सो ए फाइल कॉन्सेप्ट क्या करता है? रेफर टू हाउ ओएस कैसे मैनेज करता है एंड ऑर्गेनाइज करता है डेटा को ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। सो फाइल सिस्टम का मतलब ही यही है, फाइल कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा को किस प्रकार से स्टोर करता है या मैनेज करता है। इट इनकम्पसेस द वे फाइल आर स्ट्रक्चर्ड, एक्सेस एंड स्टोर्ड, इंक्लूडिंग द फाइल सिस्टम, फाइल एट्रीब्यूट्स एंड फाइल ऑपरेशंस। So it encompasses the way file are structured। ये बताता है हमें कि फाइल कैसे स्ट्रक्चर्ड है, एक्सेस कैसे की जा सकती है, कैसे स्टोर्ड है, इंक्लूडिंग द फाइल सिस्टम, फाइल सिस्टम के साथ साथ फाइल एट्रीब्यूट्स को एंड फाइल के ऑपरेशंस को। फाइल के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे इसमें। टेक्स्ट फाइल होती है, बाइनरी फाइल। टेक्स्ट फाइल क्या होती है? आपको पता होगा, अगर आप डेटा नोट पैड में या एमएस वर्ड में जब डेटा को स्टोर करते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल में होता है। बाइनरी फाइल जो लार्ज डेटा फाइल्स होती है, जहां पर हमें इमेजेस को, वीडियोस को स्टोर करना होता है, तब हम बाइनरी फाइल्स यूज करते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स .exe इनकी एक्सटेंशन होती है। देखो टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन क्या होता है? .txt। .txt राइट। बाइनरी फाइल की होती है .bin बाइनरी फाइल। एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल की होती है .exe। मल्टीमीडिया फाइल .mp3, .mp4, .mp4। तो ये सब क्या है? मल्टीमीडिया फाइल्स है। अब टेक्स्ट फाइल टेक्स्ट को स्टोर करती है, बाइनरी फाइल इमेजेस को, वीडियोस को स्टोर करती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल exe फाइल होती है जिस पर डायरेक्ट हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया फाइल जो हमारी डेटा को, वीडियोस को या सॉन्ग्स वगैरह को स्टोर करती है। सब क्या अलग अलग फाइल के टाइप्स है। फाइल के एट्रीब्यूट, फाइल का क्या एट्रीब्यूट होता है? फाइल का एक नेम होता है, फाइल का टाइप होता है, फाइल का साइज होता है, फाइल की परमिशन होती है एंड फाइल का क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन डेट होती है। सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले जाए कि फाइल के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, तब आप सिंपली बता सकते हैं कि फाइल का एक नेम होता है। सिंपल सी बात है। अगर आपने कंप्यूटर यूज किया है तो फाइल को होने की आप नेम रखोगे। आपने मान लो एक फाइल बनाई, मान लीजिए क्या नाम रखे फाइल का? चलो यूनिट 5 है ना, ये यूनिट 5 .5 अब ये आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी .pdf। सो यूनिट 5 क्या हो गया? इसका एक नेम हो गया। टाइप किस तरह की फाइल है? पीडीएफ फाइल है, तो इसका एक पीडीएफ टाइप हो गया। साइज कितने साइज की है? पीडीएफ हो सकती है मान लीजिए 1 मैक्सिमम ये हो सकते हैं 1 MB की, कितने की भी हो सकती है, देख लेंगे हम कितने MB की ये फाइल है। परमिशंस, कौन इसको यूज कर सकता है, कौन इसको देख सकता है, तो इसके हम परमिशन लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको पीडीएफ भेजी बट आप उसको ओपन ही नहीं कर पाओगे, उसमें एक पासवर्ड लगा दूंगा। ठीक है, तो ऐसा मैं करूंगा नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है यूनिट 5 की या जितनी भी हमने वीडियो बनाई है इन सब की पीडीएफ आपको जेई क्लासेस मेट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जेई क्लासेस मेट के टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां पे भी आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे जाके पीडीएफ देख सकते हैं। राइट, सो यहाँ पे हम परमिशन लगा सकते हैं। क्रिएशन मॉडिफिकेशन डेट, जब भी पीडीएफ क्रिएट होती है उसकी एक डेट होती है। तो ये सब क्या फाइल के एट्रीब्यूट्स है। नाउ फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेस मैकेनिज्म। सो फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है एंड एक्सेस मैकेनिज्म क्या क्या है। सो फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सिक्वेंशियली हम फाइल को स्टोर कर सकते हैं, डायरेक्ट रैंडम हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। सो सिक्वेंशियल
डेटा रिटर्न एंड रीड इन ऑर्डर, जब हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं फाइल की हेल्प से, सम डेटा रिटर्न एंड रीड इन ऑर्डर, हम डेटा को एक सीक्वेंस के फॉर्म में रीड कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं। दैट रैंडम एक्सेस एनी ब्लॉक डायरेक्टरी यूजिंग एड्रेसेस, सो एड्रेसेस की हेल्प से हम किसी भी फाइल को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपने अगर एरे पढ़ा होगा, सो एरे में क्या होता है, इंडेक्स होता है, राइट, 0 1 2 3 4, सो हम डायरेक्टली मतलब में थर्ड एरे की थर्ड इंडेक्स की हमें कोई फाइल एक्सेस करनी है तो हम डायरेक्टली एड्रेस पे जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स की हेल्प से, सॉरी इंडेक्स की हेल्प से कर सकते हैं। डायरेक्टली रैंडम, हमें उसका एड्रेस पता होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है एड्रेस, एड्रेस क्या होता है, पॉइंटर। अगर आपने पॉइंटर पढ़ा होगा, जैसे पॉइंटर की हेल्प से हम डायरेक्टली किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके से रैट में हमें एड्रेस पता होना चाहिए, हम डायरेक्टली किसी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स की हेल्प से। जैसा मैंने आपको बताया, यूज एंड इंडेक्स टू एक्सेस ब्लॉक एफिशिएंटली, राइट। एक्सेस मेथड, सीक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस एंड इंडेक्स एक्सेस, सेम यही बात है। वन रिकॉर्ड आफ्टर अनदर, एग्जांपल लॉग फाइल। लॉग फाइल में क्या होता है, एक रिकॉर्ड के बाद अनदर रिकॉर्ड होता है। डायरेक्ट एक्सेस, एक्सेस एनी रिकॉर्ड रैंडमली, जैसे डेटाबेस, डेटाबेस से हम कोई भी डेटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स एक्सेस, फास्ट सर्चिंग यूजिंग इंडेक्स, जैसे डिक्शनरी फाइल्स, राइट। नाउ फाइल डायरेक्टरीज डेफिनेशन, ए डायरेक्टरी इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड पॉसिबली सब डायरेक्टरी। बहुत सिंपल से अगर हम डायरेक्टरी की बात करें, तो अगर आपने बेसिक भी थोड़ा भी कंप्यूटर यूज किया, आपको पता होगा कि सबसे पहले आप सी ड्राइव में जाते हो, सी ड्राइव के अंदर अलग फोल्डर्स होते हैं। एक फोल्डर पर जब आप क्लिक करते हो तो उसके अंदर अलग फोल्डर होता है, उसके अंदर अलग फोल्डर होता है, सब फोल्डर होता है, तो इसी को हम डायरेक्टरी बोलते हैं बेसिकली। सो अगर मैं आपको एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल भी दिखाऊं, ठीक है, चलो आपको दिखा देता हूं रियल लाइफ एग्जांपल इसका। राइट, सो इसका अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊं, तो मैं जाता हूं दिस पीसी पर, ठीक है। दिस पीसी के अंदर बहुत सारे अलग अलग ड्राइव्स है। अगर मैं अपने एक ड्राइव पर जाऊं, मैं जाता हूं डेस्कटॉप पर, डेस्कटॉप पर गया, मुझे अलग अलग बहुत सारी फाइल्स मिल गई। छोड़ो, दिस पीसी पे जाए, दिस पीसी पे जाने के बाद मुझे लोकल डेस्क की पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, अलग अलग बहुत सारे फोल्डर आ गए। तो जो मेन डायरेक्टरी है, ये क्या है, मेन क्या है, सी मेन डायरेक्टरी है, पेरेंट डायरेक्टरी है। इस पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टरीज है। मान लीजिए मैं यूजर्स पे क्लिक करता हूँ, यूजर्स के अंदर अलग अलग बहुत सारे सब फोल्डर्स है, सब डायरेक्टरीज है। अगर मैं पब्लिक पे क्लिक करता हूँ, उसके अंदर अलग अलग बहुत सारी सब डायरेक्टरीज है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम डायरेक्टरी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। फाइल सिस्टम और डायरेक्टरी सिस्टम सेम है कि जब हम एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर ढूंढते हैं तो ये हमारी एक डायरेक्टरी कहलाती है, राइट। वापस चलते हैं अपनी पीपीटी के पास। सो डेफिनेशन देखें, ए डायरेक्टरी इज ए कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड पॉसिबली सब डायरेक्टरीज। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सिंगल लेवल डायरेक्टरी, टू लेवल डायरेक्टरी, ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, ए साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी, जनरल ग्राफ डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी क्या होती है, ऑल फाइल्स इन वन डायरेक्टरी, एक ही फोल्डर के अंदर हमने सारी फाइल को स्टोर कर दिया तो सिंगल लेवल डायरेक्टरी हो जाएगी। टू लेवल डायरेक्टरी, सेपरेट डायरेक्टरी फॉर ईच यूजर, हर यूजर के लिए हमने अलग अलग डायरेक्टरी बना दी तो एक टू लेवल डायरेक्टरी हो जाएगी। ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी, हायरार्किकल लाइक विंडोज एक्सप्लोरर। सो जैसे कि हमने देखा विंडोज में ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी होती है, सी के अंदर क्या है, अलग अलग सब फोल्डर्स है, इन सब फोल्डर्स के अंदर फिर से अलग अलग सब फोल्डर्स है, राइट। सो ये क्या है, ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी है। साइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी अलाउज फाइल शेयरिंग, जनरल ग्राफ डायरेक्टरी कैन हैव साइकिल्स, नीड ग्राफ बेस कलेक्शन। तो हम तीन पर ही मेन फोकस करेंगे, दो हमारे सिलेबस से आउट है। नाउ ये क्या है, मास्टर फाइल डायरेक्टरी। अब अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग डायरेक्टरी है, उनके लिए यूजर फाइल डायरेक्टरी। अब एक फोल्डर के अंदर अलग अलग फोल्डर्स है, राइट। डॉग एक्स के वॉट एवर कुछ भी है, फालतू की चीजें है, अलग अलग फोल्डर्स है। इन सब के अंदर क्या है, अलग अलग फाइल्स है, क्या इनके अंदर अलग अलग फाइल्स है। तो ये सब क्या है, ये सब फाइल सिस्टम है। ट्री स्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं, एक टीम के अंदर अलग अलग तीन तीन है, इन सब के अंदर अलग तीन तीन है, तो एक ट्री स्ट्रक्चर है डायरेक्टरी का, राइट। फाइल शेयरिंग, अब फाइल शेयरिंग क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं।
फाइल शेयरिंग अलाउज मल्टीपल यूजर और प्रोसेसेस टू एक्सेस द सेम फाइल। फाइल शेयरिंग का मतलब यही है, सिंपल सा वर्ड है कि हम मल्टीपल यूजर या मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, उसी का हम फाइल शेयरिंग बोलते हैं, राइट। टेक्निक्स क्या क्या हमारे पास, यूज सिंबॉलिक और हार्ड लिंक्स, हम सिंबॉलिक या हार्ड लिंक्स को यूज कर सकते हैं। यूज शेयर डायरेक्टरीज इन नेटवर्क इन्वायरमेंट्स, राइट। इश्यूज क्या क्या आते हैं, कंसिस्टेंसी, अवॉइड साइमल्टेनियस सिमुलेटेनियस कॉन्फ्लिक्ट अपडेट्स। मान लीजिए दो अलग अलग यूजर ने एक ही फाइल में एक साथ अपडेट कर दिया, वहां पर क्या हो सकता है, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए एक फाइल है, या फाइल छोटे एक डेटाबेस बनाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास एक बैलेंस का डेटाबेस है, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब सेम दो यूजर सेम डेटाबेस पर काम कर रहे हैं। अब यूजर 1 ने क्या किया, अमाउंट 1000 डेबिट कर दिया, सेम उसी समय यूजर 2 ने भी 1000 अमाउंट डेबिट कर दिया। अब क्या होगा, डेटाबेस में क्या होगा, सिंपल एक बार डेटा दिखाएगा कि एक बार डेटा रिमूव हुआ है, बट डेटा 2 बार डेबिट हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, इसको हम कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम बोलते हैं। सिक्योरिटी प्रॉब्लम, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड लॉकिंग मैकेनिज्म टू प्रिवेंट राइट कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या है, राइट कॉन्फ्लिक्ट, सेम डेटा को हमने 2 बार राइट कर दिया, सो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपए निकाले, अब उसके 2 बैंक कर्मचारी ने एक साथ एंट्री कर दी, निकाले आपने सिर्फ 1000 रुपए है, बट यूजर 1 ने भी वो आपके एंट्री कर दी 1000 रुपए निकाले, यूजर 2 ने आपके एंट्री कर दी, आपने 1000 रुपए निकाले, तो आपको टोटल बैलेंस बनकर कितना आएगा, -2000 का, ठीक है। आपने अमाउंट कितना निकाला, ओनली 1000, तो आपको लॉस कितना हो रहा है, 1000 का। सो यहाँ पे क्या ये कॉन्फ्लिक्ट है, इसी सबको बचने के लिए हमें क्या करना होता है, फाइल शेयरिंग में थोड़ा ध्यान रखना होता है, राइट। फाइल सिस्टम इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। Implementing a file system involves managing file control blocks (FCBS), metadata for files, directory structure and disk space allocation. Disk space allocation contiguous, linked या index हमें यूज करना है। फ्री स्पेस मैनेजमेंट, bitmaps, linked list या grouping. Good file system design ensures fast, reliable access and storage. राइट, काफी सिंपल सी टर्म्स है। नाउ फाइल सिस्टम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन कंट्रोल्स विच यूजर कैन रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट फाइल्स। जब हम प्रोटेक्शन की बात करें तो हमें कंट्रोल करना है कि कौन यूजर उसको रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है एंड कौन उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। मैनेज बाय एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACLs और परमिशन बिट। मैनेज बाय एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ACLs और परमिशन बिट्स की हेल्प से हम उसको मैनेज कर सकते हैं प्रोटेक्शन को। सिक्योरिटी कैसे कर सकते हैं, प्रोटेक्ट्स फाइल सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर्स। अनऑथराइज्ड यूजर्स की से हम उसको प्रोटेक्ट करके सिक्योरिटी ऐड कर सकते हैं। प्रिवेंट डेटा लीक्स, मॉलवेयर एंड करप्शन, इन सबसे हमें प्रिवेंट करना होगा सिक्योरिटी के अंदर। अनऑथेंटिकेशन मेथड, पासवर्ड, इनक्रिप्शन एंड यूजर रोल्स एंड प्रिविलेज। हम पासवर्ड ऐड कर सकते हैं, इनक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, यूजर रोल्स एंड प्रिविलेजेस ऐड कर सकते हैं। समरी, सो आज की इस वन शॉट वीडियो की क्या समरी है, क्या क्या हमने पढ़ा, इसके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। इनपुट आउटपुट सर्च सिस्टम हैंडल्स डिवाइस कम्युनिकेशन, बफरिंग एंड परफॉर्मेंस। इनपुट आउटपुट सर्च सिस्टम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं डिवाइस कम्युनिकेशन को, बफरिंग को एंड परफॉर्मेंस को। This scheduling algorithms reduces seek time and improve access speed, देख चुके हैं इसके बारे में ऑलरेडी। RAID provides speed and fault tolerance using multiple disks, and file system provides structured, secure data storage and sharing. So ये आज की सारी समरी है। वैसे तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चंस पे मैंने मार्क किया है, स्टार मार्क किया है, वो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में आ ही जाते हैं, बट फिर भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं जितने भी मेरे नॉलेज के हिसाब से है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। आपसे पूछा जा सकता है नेम मैंने 2 डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, अगर ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में आता है तब आप सिंपल नेम लिखकर उनके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, बट ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है तब आप कैसे कर सकते हैं,
आप पहले पूरा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में बताइए, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं, फिर आप 3-4 टाइप्स बता के किन्हीं भी 2 के जो है उसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। राइट नाउ व्हाट इज बफरिंग एंड हाउ डज इट इंप्रूव परफॉर्मेंस। बफरिंग क्या होते हैं एंड ये परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करता है, ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज रेड 1 एंड इट्स एडवांटेजेस। अगर रेड 1 के बारे में पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप रेड 1 के बारे में बता सकते हैं, बट अगर आपसे सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन में आए रेड 1 क्या है तो आप पूरा रेड के बारे में बताकर रेड 1 की एडवांटेजेस आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द 3 मेन फाइल एक्सेस मेथड, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। सो ये सब बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन भी नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ आज की हमारी 1 शॉट वीडियो कंप्लीट होती है। राइट, सो आज की इस 1 शॉट वीडियो में हमने देखा यूनिट 5 इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट सॉरी क्या नाम है फाइल का, फटाफट से देखते हैं। राइट, सो जो हमारी यूनिट 5 है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग, तो इसके साथ कि हमने 1 शॉट वीडियो को यूनिट 5 इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिस्क शेड्यूलिंग को कंप्लीट कर लिया है। एंड ऐसी जेई क्लासीमेट आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाता रहेगा, नई नई वीडियो चलाता रहेगा, जिससे आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।